नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर की शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग करंट अफेयर की पार्ट 7 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। फेज़ 1 में हम लोग 250 प्रश्न देख चुके हैं ना, 250 क्वेश्चन का देख चुके हैं, और फेज़ 2 में फिर 250 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि टॉप 500 सेलेक्टेड करंट अफेयर जो कि बिहार स्पेशल रिलेटेड है, बिहार के सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है, यह वीडियो जितना भी अपलोड कर रहे हैं ये इस करंट अफेयर का एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, वो सभी वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा, और इसका फिर एक बार मास्टर वीडियो भी टोटल क्वेश्चन का बना देंगे। ठीक है, ये सभी करंट अफेयर जो सिलेक्टेड प्रश्न है, VVI इम्पोर्टेंट ये सब है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जब भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से इस चैनल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। तो किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात है ना, UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है, तो वो व्यक्ति है आनंद कुमार। ये आनंद कुमार कौन है? सुपर 30 के संस्थापक जो है ना, मैथ के टीचर थे। ये आनंद कुमार वही वाला है ना, आनंद कुमार है, तो इसको याद रखना है। और रही बात किसकी? नीतीश कुमार की, तो इनसे एक करंट अफेयर याद रखना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ लिए थे 2024 में? तो 9वीं बार शपथ लिए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो करीना कपूर को नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखना है, करीना कपूर को ये नियुक्त किया है भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर। किसने? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुआ था मालूम? ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे अनाथ रह गए थे कई बच्चे, तो वो लोग बच्चे की सुरक्षा और उसकी देख रेख के लिए ये यूनिसेफ की स्थापना हुआ था 1946 में। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये भी याद रखना है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, बिहार के किस छात्र ने JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। बिहार के किस छात्र ने JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है? तो वो है धनंजय कुमार है। ठीक है, याद रखना है, धनंजय कुमार है। नेक्स्ट है, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है ना? अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 22 लाख प्लस दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? तो 22 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है, तारीख क्या है? 22 है ना। तो ये भी क्या है, आंसर इसका भी क्या है? दीपोत्सव जो 22 लाख से ज़्यादा दीपक जलाया गया था। ठीक है, तो वहाँ से रिलेट हो गया। 2 क्वेश्चन आपको याद रहेगा, रिलेट करके याद करने से क्या दोनों याद रहता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता और भूलते भी नहीं। ठीक है, तो अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए? तो 22 लाख प्लस दिए जलाया गया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। और प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, अच्छा, 22 एक दिलचस्प आंकड़ा है। ठीक है, दिलचस्प अंक है ये। 22 से जब भी 22 आपके सामने आए तो कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये 22 तो 2 तो यही हो गया। ठीक है, एक 22 से याद रखेंगे, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सीरियल से देखिए याद रखना, मार्च अप्रैल मई, तो 22 मार्च में 2 इंपॉर्टेंट डेट है जो कि अति महत्वपूर्ण है, कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 22 मार्च को ही बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया मार्च की बात हो गई। 22 अप्रैल करेंगे बात, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए मार्च अप्रैल मई ये तीनों लगातार है, और 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है ना, 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, राम मंदिर से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि राम मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो राम मंदिर का वास्तुकार था चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, है ना, 2 व्यक्ति, चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा था। ठीक है, राम लला की मूर्ति का वास्तुकार कौन था? देखिए, राम मंदिर का वास्तुकार है चंद्रकांत और आशीष सोमपुरा,
और राम मंदिर का हो गया वो, लेकिन जो मूर्ति उसके अंदर है, मूर्ति का वास्तुकार कौन है? तो रामलला का मूर्ति का वास्तुकार है अरुण योगीराज, है ना, योगीराज, ठीक है, अरुण योगीराज। तो योगीराज कायम है, तो ये ध्यान रखना है, रामलला का मूर्ति का वास्तुकार अरुण योगीराज है। और राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो L&T कंपनी ने किया था, है ना, L&T कंपनी ने किया था, याद रखना है, लार्सन एंड ट्रूबो, है ना, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्र शेट्टी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है ना, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? तो दो व्यक्ति है, एक है चिराग शेट्टी और एक है सात्विक साईराज रेड्डी, है ना, शेट्टी और रेड्डी ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। और दोनों जो है शेट्टी और रेड्डी, है ना, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी दूसरा का नाम है और पहला का है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। तो याद रखना है शेट्टी और रेड्डी ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखना है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में इसका नाम रख दिया गया क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित कार्य बल, है ना, रैपिड एक्शन फोर्स किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो त्वरित कार्य बल जो है ये किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये CRPF का ये भाग है, ठीक है, CRPF का, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पर कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि वायुसेना अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वायुसेना अध्यक्ष है BR चौधरी, वायुसेना VR, है ना, वायुसेना, है ना, हिंदी में हम लोग बोलते नहीं है कि वायु यानी बयार बह रहा है, तो वहीं से रिलेट करके याद रखिए, वायुसेना BR चौधरी, है ना, वायुसेना BR चौधरी। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है, नौसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी है, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है, ठीक है। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। और CDS कौन है अभी वर्तमान में? तो CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये है अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, याद रखना है। CDS कौन है? अनिल चौहान, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, राष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया गया है? तो ये किया है डेजर्ट स्टॉर्म, है ना, इसका करेक्ट आंसर है डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, तो याद रखना है डेजर्ट स्टॉर्म नहीं, इसका है डेजर्ट नाइट, है ना, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, डेजर्ट नाइट है इसका करेक्ट आंसर है डेजर्ट नाइट, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये C वाला होगा, डेजर्ट नाइट, है ना। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो डेजर्ट नाइट किया है, ठीक है, याद रखना है। देखिए युद्धाभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको कुछ करंट जो इम्पोर्टेंट है युद्ध अभ्यास आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, याद हमेशा हो जाना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे दस्तलीक जो है भारत और किस देश के बीच है? तो दस्तलीक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है ना, दस्तलीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। और टाइगर ट्रम्प भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो टाइगर ट्रम्प है। ये सब देखिए क्वेश्चन क्या है, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो टाइगर ट्रम्प है भारत और अमेरिका के बीच, सी डिफेंडर्स है भारत और अमेरिका के बीच, और वज्र प्रहार भी है भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो याद रखना है, देखिए नाम तीनों है ना एक शक्तिशाली जैसा फील होगा, ठीक है, जैसे टाइगर ट्रम्प, तो अमेरिका भी शक्तिशाली है इसलिए अमेरिका वाला इसे रिलेट कर लेना, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, है ना, ये सब भारत और अमेरिका के बीच है। सी डिफेंडर्स है ना, तो सी डिफेंडर्स भी भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। एक बार फिर समझिए, 3 अभ्यास है अमेरिका के साथ, कौन कौन? टाइगर ट्रम्प, सी डिफेंडर्स और वज्र प्रहार, ठीक है। अच्छा, एक है लमीतीये, ये करंट में 2024 में ये सैन्य अभ्यास हुआ है, तो याद रखना लमीतीये, ये सैन्य अभ्यास किसके साथ है? भारत और सेशेल्स के बीच है,
भारत और सेशेल्स के बीच है। लमितीय। समुद्र लक्ष्मण ये किसके बीच है? समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच है ना। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच है। और बरून किसके बीच है? भारत और फ्रांस के पीछे है ना। बरून सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। एक है संप्रीति सैन्य अभ्यास, तो संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, संप्रीति को रिलेट करिए संपत्ति से, यानी कि बांग्ला क्या है? एक संपत्ति है। बांग्ला है ना, गाड़ी बांग्ला बोलते हैं ना, तो बांग्ला क्या है? एक संपत्ति है, यानी कि बांग्लादेश के साथ है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के साथ है। देखिए, भारत तो एक याद रखना ही है, किसके साथ है वो याद रखना है मेन चीज़ें। जैसे संप्रीति हम सिर्फ बता रहे भारत और जो अन्य देश के साथ है ना, तो संप्रीति यानी कि संपत्ति क्या है? बांग्ला एक संपत्ति है, यानी कि संप्रीति जब भी आएगा सैन्य अभ्यास यानी बांग्लादेश टिक कर देना है ना, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। इसी तरह के ओस इंडेक्स, ओस इंडेक्स किसके बीच है? ओस इंडेक्स ये क्या है? तो भारत तो एक रहेगा ही, ठीक है। ओस से रिलेट करना है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच है, ठीक है। और एक है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच है? तो सिम्बेक्स तो यहाँ से रिलेट करना है सिंगापुर है ना, सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर से सिम्बेक्स यानी सिंगापुर रिलेट करना है, और भारत तो है ना, तो सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास सिंगापुर और इंडिया के बीच है। और एक है काजिंद, काजिंद सैन्य अभ्यास किसके बीच है? तो काजिंद जो है तो कजाकिस्तान, काजी से हो गया कजाकिस्तान और भारत के बीच है, ठीक है। तो ये सारे अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। एक बार वीडियो देख लीजिएगा फिर से है ना, तो आपको क्या है पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर हम रिवीजन करवा देते हैं, है ना। देखिए, डस्तलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच है। टाइगर ट्रम्प, सी डिफेंडर्स और वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच है। लमितीय भारत और सेशेल्स के बीच है। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच है। बरून भारत और फ्रांस के बीच है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश, संप्रीति यानी संपत्ति भारत और बांग्लादेश के। ओस इंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। सिम्बेक्स यानी सिंगापुर और इंडिया। काजिंद यानी कजाकिस्तान और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को rover.ai है ना कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये कंपनी जो है rover.ai कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो ये भी किया भारत GPT है ना, भारत GPT नाम से विकसित किया है। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार के किस व्यक्ति को, साहित्य अकादमी नहीं है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिला है मेनका मलिक को है ना, मेनका मलिक को, ठीक है। साहित्य अकादमी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जो मेन वाला है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे मिला है? हिंदी वाला पूछा जाता है ज़्यादा, तो इसको याद रखना है। हिंदी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो संजीव जी को मिला है ना। संजीव है व्यक्ति है, और किस उपन्यास के लिए? मुझे पहचानो है ना, मुझे पहचानो ओ दीवानो मैं हूँ कौन, मतलब इसका सिंपल है, ये उपन्यास का नाम है सिर्फ मुझे पहचानो, ठीक है, याद रखना है। मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव को क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का हिंदी में दिया गया है, ठीक है, तो याद रखना है इसे। और अच्छा, ये जो अकादमिक पुरस्कार है इसमें राशि कितनी दिया जाता है मालूम? तो 1 लाख रुपए इसमें राशि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस व्यक्ति को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है किसको? मैथिली ठाकुर को मिला है, ठीक है, मैथिली ठाकुर को मिला है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो मैथिली ठाकुर कौन है? इसको आप देखे होंगे, एक बार यहाँ पर देखिए तो याद आ जाएगा, ठीक है, ये है मैथिली ठाकुर, ठीक है, इन्हीं को मिला है ना, मैथिली ठाकुर यही है, ठीक है, देख लीजिए तो आपको याद आ गया, कई बार इसको देखे होंगे आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, है ना। मैथिली ठाकुर यही है, इन्हीं को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। करेक्ट आंसर है मैथिली ठाकुर को, है ना, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, मनीषा रानी से क्या याद रखना है? तो इनको मिला है डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 में, झलक दिखला जा 11 का ये ट्रॉफी जीती है, ठीक है, डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 का ट्रॉफी कौन जीती है? तो मनीषा रानी ने जीती है। नेक्स्ट है
वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को मिला है ना, 5 हस्तियों को भारत रत्न 2024 में दिया गया। ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 5 लोगों को मिला है। अब 5 लोग को कौन कौन है वो उसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मतलब यूँ समझिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है जो भारत रत्न से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है भारत रत्न 2024 में किसे किसे मिला है। तो कौन कौन है? तो एक है कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व सीएम है ना, दूसरे मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बिहार के हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, फिर है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन को भी मिला है भारत रत्न। और पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, और चौधरी चरण सिंह को मिला है, और लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। ठीक है, इसमें 4 व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन है वो? कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये चारों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न मिला है। ये 5 लोगों को याद रखना है नाम। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? मानो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। और इसका में प्रथम स्थान यानी पहले जीता कौन था? इसका प्रथम स्थान इसमें रहा है हरियाणा। ठीक है, याद रखना है, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में प्रथम स्थान पे हरियाणा रहा है। ठीक है, अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, याद रखना है, गुवाहाटी में। और एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, एक बार फिर समझिए, हाल ही में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पटना में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखना है, पटना में स्थापित किया गया है। अच्छा, पटना से एक और करंट अफेयर याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात का राज्य मछली क्या हो गया? घोल मछली हो गया। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, भारत का राजकीय जो है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो गया। अच्छा, बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो वो है मांगुर, है ना, मंगुरिया। ठीक है, याद रखना है, मांगुर मछली जो है ये बिहार का राजकीय मछली है। जैसे गुजरात का है घोल मछली, तो बिहार का है मांगुर मछली। ठीक है, मांगुर मछली। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? मान लो गुजरात का राजधानी हो गया गांधीनगर। और करंट अफेयर में याद रखना है, गुजरात का भी वर्तमान में सीएम कौन है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? तो वर्ष 2024 का बजट है, ये किस प्रकार का बजट है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ना 40 होना चाहिए ना, क्वेश्चन नंबर ये 40 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? तो ये है अंतरिम बजट है। ठीक है, याद रखना है, अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट किसे कहा जाता है मालूम? जैसे लोकसभा चुनाव जब होता है तो उसके ठीक पहले वाला जो बजट होता है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। इसलिए 2024 का जो बजट था ये अंतरिम बजट कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी है ना, इसका करेक्ट आंसर है नमो ड्रोन दीदी। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष यानी हाल ही में करंट अफेयर में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया किसे? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया से एक अति महत्वपूर्ण चीज़ें याद है, कौन सा? नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो ये अरविंद पनगड़िया ही था। ठीक है, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगड़िया ही था। और अभी वर्तमान में क्या है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बन गया है। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो NK सिंह है, नंदकिशोर सिंह थे। और शक्तिकांत दास क्या है? तो RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग का वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष कौन है? पहले उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वर्तमान में उपाध्यक्ष याद रखना है सुमन बेरी थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि वर्तमान अभी लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती है। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, और रेलवे बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष और CEO ये कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। याद रखना है, रेलवे बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, याद रखना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली महिला है जो कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO बनी है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी का जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो माधवी पुरी बुच है ना, माधवी पुरी बुच है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से ये पूछा जाता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का CEO कौन है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का CEO रविंद्र भाकर है। याद रखना है, रविंद्र भाकर। और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष कौन है? तो R माधवन है। याद रखना है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो R माधवन है। ठीक है, याद रखना है, R माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रेयाना बरबानी बनी है ना, रेयाना बरबानी। याद रखना, रेयाना बरबानी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रेयाना बरबानी बनी है। ठीक है, अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन थे, जो कि रूस का था, है ना, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, है ना, वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा था, 1984 में गया था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि टेनिस खेल के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला बन गया कौन मालूम? तो ये बन गया नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ये ग्रैंड स्लैम के बारे में मालूम है? ग्रैंड स्लैम जो कि होता नहीं है, वो वाला ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, उसको कहा जाता है क्या? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कितना टूर्नामेंट होता है? तो 4 टूर्नामेंट होता है। कौन कौन सा? एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और उसके बाद होता है US ओपन। ठीक है, तो ये चारों होता है। ठीक है, और 4 होता है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि विंबलडन जो खेल होता है या तो ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होता है किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेला जाता है, इसमें टेनिस खेल से संबंधित है। और ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले कौन सा खेल खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है सबसे पहले। ठीक है, ये क्रम भी आपको दे दिया जाएगा कि ग्रैंड स्लैम का प्रतियोगिता क्रम से सजाएं। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, आज से शुरू होता है, इसे रीड कर लीजिए, आज से शुरू, ऑस्ट्रेलिया है ना, आज से शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया। फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन होता है, और लास्ट में होता है US ओपन होता है। ठीक है, और इसका पुरुष एकल का खिताब का विजेता कौन है और महिला एकल का खिताब का विजेता कौन है, ये याद रखना है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी 2024 में अभी एकमात्र अभी हुआ है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का भी याद रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है जननिक सीनर, है ना, पुरुष एकल का खिताब जो जीता है जननिक सीनर, पुरुष एकल का खिताब जीता है।
और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबालेंका ने जीता है ना, सबालेंका याद रखना है। 2024 का ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब यही जीती है, महिला में सबालेंका, और पुरुष में जनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर जब फ्रेंच ओपन पूरा हो जाएगा उसके बाद विमिल्डन, तो सारे जब करंट अफेयर बताते रहेंगे तो आपको बता देंगे। नेक्स्ट है, अच्छा वो भी याद रखना है आपको, ये नोवाक जोकोविच जो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किस देश से मालूम? सर्बिया से, ये भी याद रखना है इसको, है ना, नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन ही है। ठीक है, इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है ना। मरणोपरांत भारत रत्न कैसे दिया जाता है? कुछ लोग जैसे अभी नए हैं स्टूडेंट, वो लोग नहीं जानते। मरणोपरांत मतलब मरणोपरांत भी दिया जाता है भारत रत्न, यानी कि उनके परिवार वालों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और स्वामीनाथन को मिला मरणोपरांत, और ये क्या थे? हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक यानी ये कृषि से संबंधित थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया कृषि। ठीक है, अच्छा हरित क्रांति भारत में कब हुआ था मालूम? इसकी शुरुआत 1965 से 68 में हुआ था। ठीक है, और एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में 1925 में हुआ था। तमिलनाडु का है एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है कि हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिला है लियोनेल मेसी को मिला है ना, लियोनेल मेसी। सबसे दुनिया में सबसे फेमस अभी फुटबॉल खिलाड़ी यही है ना, लियोनेल मेसी। और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है ना, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है? तो ब्रिक्स में अभी तक आपको याद होगा कितना है, ये था ब्रिक्स ने, BRICS, तो 5 देश था अब तक। ठीक है, लेकिन 5 नए देश अब जुड़ गया। ठीक है, तो याद रखना है। तो टोटल कितना हो गया? 5 नए देश इसमें जुड़ गया, टोटल हो गया 10। यानी वर्तमान में कितने देशों का समूह हो गया? 10। अच्छा 5 देश जो पहले था और अभी नया है, इसको याद रखना है। ठीक है, 5 जो पहले आपको याद होगा, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो लेटर से ही सबका है ना। ब्राज़ील, B से ये ब्राज़ील है, रसिया है, I से इंडिया है, चाइना है, और S से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हो गया। और 5 जो नए देश हैं उसको भी याद रखना है। कौन कौन सा है? देखिए 5 जो नए देश है वो मिस्र है, इथियोपिया है ना, इथियोपिया, मिस्र, इथियोपिया, 2 देश हो गया है ना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान। ठीक है, 3 हो गया। और एक है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, तो 5 देश हो गया ये है ना, टोटल 10 है। नया वाला 5 याद रखना है। नया वाला 5 कौन कौन सा है? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, 3 देश हो गया, और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तो ये 5 देश है। ठीक है, नया वाला, तो टोटल 10 देश हो गया। एक बार फिर समझिए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, पहले वाला 5, नया वाला 5 मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये देशों का नाम याद रखना है। कई तरह से घुमा के पूछ लिया जाएगा कि नए ब्रिक्स सदस्य में इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें कौन है, तो ऐसे आपको इसको याद ही रखना है। ठीक है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, बिहार के किस शटलर ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में खिताबी हैट्रिक के साथ अपना 5वां विश्व खिताब हासिल किया है? ठीक है, बिहार के किस शटलर ने? तो बिहार का एक ही है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि काफ़ी है ना फेमस है, वो है प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत बिहार के ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि विश्व चैंपियनशिप 2024 में खिताबी हैट्रिक के साथ अपना 5वां विश्व खिताब हासिल किया है। और यही प्रमोद भगत है जो पैरा ओलंपिक 2020 में जो टोक्यो में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था, ये प्रमोद भगत। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्णिया का उद्घाटन किसने किया? तो पूर्णिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्णिया का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, अच्छा पूर्णिया से याद आ रहा है कुछ? पूर्णिया सबसे ज़्यादा
जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन बिहार में किस जिले में होता है? तो पूर्णिया में ही होता है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो पूर्णिया ही है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, कमला नदी बिहार के किस जिले में भारत में प्रवेश करती है? तो कमला नदी बिहार में जो है, बिहार के किस जिले में भारत में प्रवेश करती है? तो ये करती कहाँ? मधुबनी में, ठीक है। कमला नदी मधुबनी में प्रवेश करती है। देखिए कमला नदी निकलती कहाँ है? नेपाल से निकलती है और ये मधुबनी में प्रवेश करती है। मधुबनी कहाँ है? तो इसको देखिए मैप से समझिए, है ना। बिहार का जो मैप होता है लगभग आयताकार होता है, ठीक है। और ये नेपाल से जो ऊपर का जो जिला है, मतलब बिहार का सब ऊपर का जो जिला है, जैसे ये पश्चिम चंपारण है, यहाँ पर पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, यानी कि यहीं पे नेपाल से ये मधुबनी में प्रवेश करती है कमला नदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बक्सर में यहाँ प्रवेश करती है। बक्सर में एक जगह का नाम है चौसा, है ना। ये बक्सर में चौसा में ये प्रवेश करती है गंगा नदी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मैप में यहाँ पर मालूम क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ यहाँ पर रिवीजन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, या तो कितना जिला बिहार से, जो बिहार का जो कितना जिला नेपाल से सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना है ना। ये मैप हो गया बिहार का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नेपाल से कौन सा जिला जो है सीमा साझा करता है, कौन कौन सा, यहाँ पर याद कर लेते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है और बीपीएससी में कई क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है। देखिए 7 जिला जो है ये नेपाल से सीमा साझा करती है बिहार का, ठीक है। वो कौन कौन सा जिला है? देखिए पश्चिम चंपारण एक हो गया और पूर्वी चंपारण, ये नेपाल हो गया, ठीक है ना। ये देखिए नेपाल का ये है, ठीक है। तो ये यहाँ सीमा साझा कर रही है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। ये देखिए 7 जिला अभी याद कर लेना आपको, ठीक है, इसी वीडियो में। और कभी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, 2 जिला हो गया। सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, मढ़ी, मधुबनी, रिलेट करके याद करना है। देखिए ये 2 रिलेट हो जाता है क्या? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और सीतामढ़ी, मधुबनी, 4 जिला हो जाएगा, ठीक है। सीतामढ़ी, मधुबनी, 4 जिला हो गया। देखिए ऊपर से सीमा साझा करता है नेपाल से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और 3 जिला, 4 हो गया ये, और 3 इधर याद रखना क्या? सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 ही जिला है जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो याद कैसे रखना है? पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, इधर सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर होता है समाप्त, और ये टॉप 500 करंट अफेयर का पार्ट 7 वीडियो हो गया समाप्त यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।